नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हलीम अतहर और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो सुशांत सिंह राजपूत मौत से जुड़ी हुई है। सीबीआई को मामला सौंपने से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई होगी। जनहित याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। नागपुर के समीर ठक्कर ने जनहित याचिका दाखिल की है जिस पर सुनवाई होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच करेगी इस पूरे मामले पर सुनवाई। केस की जांच को लेकर मुंबई और बिहार पुलिस के बीच विवाद है और हो सकता है कि इसी विवाद को आधार बनाकर सेंट्रल एजेंसी को यह केस सौंपे जाने की बात कही जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक जनहित याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की गई है और ये याचिका है सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की। नागपुर के समीर ठक्कर ने यह जनहित याचिका दाखिल की है जिसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक बेंच आज सुनवाई करेगी। केस की जांच को लेकर मुंबई और बिहार पुलिस में जिस तरीके से विवाद देखा जा रहा है उसके बाद अब सीबीआई की मांग उठने लगी है। तो सुशांत मामले में बड़ी खबर पटना से भी आ रही है जहां पटना रेंज के आईजी संजय सिंह ने बीएमसी के आयुक्त इकबाल सिंह चहल को आपत्ति पत्र लिखा है। पटना सिटी एसपी विनय तिवारी को मुंबई में जबरन क्वारंटीन किए जाने पर पटना आईजी ने आपत्ति जताई है। अपने पत्र में आईजी संजय सिंह ने लिखा है कि पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी सुशांत केस की जांच करने मुंबई गए थे जिसकी लिखित सूचना बांद्रा डीसीपी को दे दी गई थी। बावजूद इसके उन्हें नियमों का हवाला देकर होम आइसोलेट कर दिया गया है। न्यूज 18 के पास पटना आईजी की वो चिट्ठी भी है जो आप अपने स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। ये वही चिट्ठी है जिसे पटना के आईजी की तरफ से लिखा गया था मुंबई के डीसीपी को और ये उसमें सूचना दी गई थी कि बिहार से एक आईपीएस अधिकारी इस पूरे मामले की जांच को लेकर मुंबई जा रहा है। इस इंफॉर्मेशन के बावजूद बीएमसी की तरफ से पटना सिटी एसपी विनय तिवारी को होम क्वारंटीन कर दिया गया। और आपको बता दें कि आईजी संजय सिंह ने बीएमसी के आयुक्त इकबाल सिंह चहल को आपत्ति पत्र लिखा है, अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और आपत्ति इसलिए दर्ज की गई है क्योंकि जब विनय तिवारी सुशांत केस की जांच करने के लिए मुंबई गए थे इसकी सूचना बांद्रा डीसीपी को दे दी गई थी। बावजूद इसके नियमों का हवाला देकर होम आइसोलेट कर दिया गया। आपको बता दें कि न्यूज 18 के पास आईजी की वो चिट्ठी है जो आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। सामने आकर बड़ा खुलासा किया है जिसका जवाब देना मुंबई पुलिस को भारी पड़ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने तोड़ी चुप्पी और अपने थाने में केस एफआईआर दर्ज की। बांद्रा पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। फरवरी को मैंने बांद्रा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है। वीडियो जारी कर किया बड़ा खुलासा। 25 फरवरी को मैंने बांद्रा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है। सही सुना आपने। सुशांत मामले में बांद्रा पुलिस की लापरवाह रवैये को देखते हुए सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ ही दी। पिता केके सिंह ने एक वीडियो जारी करके बड़ा खुलासा किया है जिसका जवाब देना बांद्रा पुलिस को भारी पड़ रहा है। फरवरी में ही सुशांत के पिता ने बांद्रा पुलिस को बताया था कि सुशांत की जान खतरे में है। उसके बाद भी बांद्रा पुलिस ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। अगर पुलिस ने थोड़ी सी सजगता दिखाई होती तो शायद आज सुशांत हम सब के बीच होते। 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार मानकर मैं पटना गया और अपने थाने में केस एफआईआर दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई। आखिर मुंबई पुलिस के पास क्या मजबूरी थी कि सुशांत के परिवार को आगाह करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की
19 और 25 फरवरी को आगाह करने के बाद भी मुंबई पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? मुंबई पुलिस ने 40 दिनों में कोई जांच क्यों नहीं की? बांद्रा के डीसीपी परमजीत सिंह दहिया ने व्हाट्सएप मैसेज क्यों अनदेखा किया? क्या मुंबई पुलिस किसी को बचाना चाहती थी? ये वो तमाम सवाल है जिसका जवाब देना मुंबई पुलिस को भारी पड़ रहा है। 16 तारीख को रिकॉर्ड किया गया था, हमारे पास स्टेटमेंट्स भी हैं और उस मुंबई पुलिस ने दर्ज किया था। उन्होंने हत्या की आशंका नहीं जताई थी, लेकिन जब सुशांत के पिता के सिंह का वीडियो जारी किया तो मामला और तूल पकड़ लिया। कंगना रनौत की टीम ने भी रिट्वीट करके भ्रष्ट सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। उनके जो ब्रदर इन लॉ पुलिस में है श्री ओपी सिंह, उनकी प्रेजेंस में रिकॉर्ड किए गए थे। जो जो उन्होंने बताया उसमें उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन भी किया गया, लेकिन ये उन्होंने अवश्य कहा था प्रत्येक ने के स्टेट में उन्होंने अपनी जान ली है। ना तो उन्होंने कोई मर्डर का आरोप किया, ना कोई उन्होंने सस्पिशन बताया और ना किसी व्यक्ति से उनकी शिकायत थी। इस प्रकार के बयान उन्होंने उस समय दिए थे। अगर मुंबई पुलिस की मंशा में कोई खोट नहीं है तो वो पटना की पुलिस को क्यों नहीं मदद कर रही है? 40 दिन बाद भी मुंबई पुलिस की जांच मुजरिम तक नहीं पहुंच पाई है। नामित लोगों के खिलाफ मुंबई पुलिस एक्शन लेने में क्यों डर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो तमाम कानूनी दांवपेच यहां पर मुंबई पुलिस बिहार पुलिस के खिलाफ अपना रही है। तमाम कानून के नियमों के हवाले यहां पर दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या खेल खेला जा रहा है इसके पीछे, यह बेहतर मुंबई पुलिस ही जानती है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एसके भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो रिटायर्ड डीजी हैं। इसके साथ ही वाईबी गिरी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ वकील हैं। साथ ही अमित राय भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो हमारे सहयोगी हैं, मुंबई से जुड़ेंगे। अमित कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पटना से हमारे संवाददाता। सबसे पहले एसके भारद्वाज जी, आपसे हम जानेंगे, जिस तरीके के हवाला मुंबई पुलिस की तरफ से दिए जा रहे हैं, जो तमाम बातें मुंबई पुलिस की तरफ से दी जा रही हैं, क्या वाकई ऐसा है या इसके पीछे मुंबई पुलिस कुछ छुपा रही है, किसी को बचा रही है? इसके भारद्वाज जी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो हम ये जानना चाहते हैं कि मुंबई पुलिस जो तमाम बातें कह रही है, जिस कानून नियमों का हवाला दे रही है, कितनी सच्चाई है और क्या वाकई लगता है कि एक दूसरे राज्य के पुलिस को रोकना कहीं से भी उचित है जांच को लेकर? चलिए, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। फिलहाल अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। अमित राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, तमाम जो बातें हैं वो मुंबई पुलिस की तरफ से कह दी गई, लेकिन उन बातों में सबसे बड़ी बात यही निकल कर आई कि मुंबई पुलिस कहीं से भी किसी भी तरह से बिहार पुलिस को बिल्कुल सहयोग नहीं करेगी। न सिर्फ सहयोग करेगी बल्कि उसको रोकने की भी कोशिश करेगी। देखिए, कल जिस तरह से मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, जितनी कानून के बारे में मुझे जानकारी और मैंने कानून की पढ़ाई की है, उससे कहीं भी लिखा नहीं गया है कि मामला जहां हो वो जांच न करके दूसरे राज्य के लोग जांच करें। हालांकि इस पूरे मामले में जो है लीगल ओपिनियन जो है ली जा रही है, तो कहने से साफ होता है कि कोई भी मंशा नहीं है मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार की कि वो बिहार पुलिस को जो हेल्प करे। बार बार जो है मुंबई पुलिस यही कह रही है कि इस पूरे मामले में जो परिवार ने जानकारी साझा की बिहार में, यहाँ क्यों नहीं साझा की? 2 से 3 बार पूछताछ हुई, उसके बाद भी उसकी बहन और जीजा जो है मिलने आए, सब पर भी साझा नहीं की गई। 3 से 4 बार हमने फिर बुलाया परिवार के लोगों को, फिर भी वो पूछताछ के लिए नहीं आए। तो आखिरकार क्यों नहीं आए? देखिए, बिहार पुलिस ये कह रही है कि जिस तरह से पिता ने आरोप लगाया कि रिया के अकाउंट में 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए, उसका सीधा उलट जो है मुंबई पुलिस ये कह रही है कि एक भी पैसा ट्रांसफर होने की बात सामने नहीं आई है। फिर यहाँ पे हमने देखा कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो है कई सारे लोग जो है फंसे हुए हैं। पार्टी हुई थी रात को घर पर, तो इस पे परमवीर सिंह ने साफ कह दिया कोई पार्टी नहीं हुई थी। 13 और 14 तारीख का सीसीटीवी जो है उनके पास मौजूद है और कोई भी पार्टी जो है इस पूरे मामले में नहीं हुई थी। दूसरी बात ये आरोप लगाया गया, घर को सील क्यों नहीं किया गया, एविडेंस को पहले कलेक्ट क्यों नहीं किया गया, बिहार पुलिस तरफ से कहा गया। फिर उस पर भी सफाई मुंबई पुलिस ने ये दी कि 14 के वाकया हुआ, जिसके बाद घर को सील कर दिया गया। 15 तारीख को जो है फॉरेंसिक की टीम और डॉक्टर की टीम और मुंबई पुलिस की टीम पहुंचती है, सारे एविडेंस कलेक्ट करती है। उसके बाद जो है अनसील किया गया उस घर को। तो कुल मिलाकर देखें तो लगातार जो है
और एक जो सबसे बड़ा आरोप यह है कि रिया चक्रवर्ती जो है वो नहीं मिल रही है, फरार है, पटना पुलिस को सहयोग नहीं करे। उस पर भी मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा कि वो लगातार मुंबई पुलिस के टच में है, सहयोग यानी कि रिया मुंबई पुलिस के टच में है, लेकिन बिहार पुलिस से दूरी क्यों बना रही है, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब बिहार पुलिस ही ढूंढेगी। हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार जुड़े हुए, एक बार फिर से एसके भारद्वाज जी का रुख करते हैं। एसके भारद्वाज जी, जो तमाम दलीलें दी गई मुंबई पुलिस की तरफ से, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने जो तमाम दलीलें दी कि बिहार पुलिस को कैसे रोका जाए, नियमों का हवाला दिया गया, कानून का हवाला दिया गया, कितना उचित है एक दूसरे राज्य की पुलिस को सहयोग न करना, और सिर्फ सहयोग तो नहीं ही कर रहे हैं, उनको रोकना भी। देखिए, जब यूडी केस वहां रजिस्टर हो गया, उसके बाद नए फैक्ट्स प्रकाश में आए हैं। उनके फैमिली मेंबर्स अब बोल रहे हैं, उन्होंने पूरी मामले की अपने स्तर से अकाउंट्स वगैरह की जांच करने के बाद जब देखा है कि मनी जो है वो बहुत बुरी तरह से ट्रांसफर हुआ है, और ये जो कह रहे हैं कि उनके अकाउंट में, रिया के चक्रवर्ती के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ है, मान लिया, लेकिन जिस 4 कंपनियां जो खोली गई नई, उन कंपनियों में कौन कौन है डायरेक्टर्स, रिया के पिता है, रिया स्वयं है, रिया के भाई हैं, और हमारा बिहार का लड़का, ये सब मिलाकर के जब 3 या 4, किसी में 3 लोग हैं, जिसमें 2 से 3 जो है ना वो, किसी में 4 लोग हैं जो रिया चक्रवर्ती के ही फैमिली के हैं, तो उस अकाउंट में सिर्फ, उस कंपनी के अकाउंट में सिर्फ इनका ही पैसा गया है या दोनों पक्षों का पैसा गया, ये भी तो जांच का विषय होता है ना। लेकिन भारद्वाज जी, मुंबई पुलिस ये कह रही है कि जो तमाम बातें सुशांत के परिजनों ने बिहार पुलिस को बताए हैं वो मुंबई पुलिस को मुहैया नहीं कराए। शायद इस बात की खींच भी हो सकती है, लेकिन जो मैसेजेस, जो तमाम चीजें मुंबई पुलिस को भेजी गई, क्या वो इस कंप्लेन का हिस्सा नहीं है जो मुंबई पुलिस इस तरह की बात कह रही है? बिल्कुल, मुंबई पुलिस को चाहिए कि जो जो साक्ष्य बिहार पुलिस के पास है उसको ले ले, और क्योंकि केस बिहार पुलिस में भी रजिस्टर हुआ है, इसलिए जो जो उनके पास है वो उसको दे दे। और इस मामले की जांच एक जगह भी हो सकती है, मुंबई में इसकी जांच कराना कोई बिल्कुल गलत नहीं होगा। दोनों केसेस को मर्ज किया जा सकता है, और जब नए फैक्ट्स प्रकाश में आए हैं तो आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज किया ही जाना चाहिए मुंबई पुलिस के द्वारा। चलिए, हमारे साथ वाईबी गिरी जी भी जुड़े हुए हैं। वाईबी गिरी जी, कानून का हवाला दिया जा रहा है मुंबई पुलिस की तरफ से, कानूनी सलाह ली जा रही है। हम चाहेंगे कि मुंबई पुलिस को जिस तरीके की तमाम बातें मुंबई पुलिस कह रही है, यहां से न्यूज 18 के माध्यम से कुछ कानूनी सलाह दी जाए। क्या वाकई बिहार पुलिस को अधिकार नहीं है कि वो जाके मुंबई में जांच कर पाए किसी केस को लेकर? देखिए, मुंबई पुलिस का जो स्टेटमेंट आया है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी कानून का हवाला उन्होंने नहीं दिया है। वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर थे उन्होंने कहा कि कानूनी सलाह ली जाती है। तो मेरी राय है कि सेक्शन 178 सीआरपीसी का यह कानून है जो बिहार के पुलिस को अधिकार देता है, और मुंबई पुलिस का ये दायित्व तो बनता है कि बिहार पुलिस यदि इन्वेस्टिगेट करती है, केस का कर रही है, तो उसमें कोऑपरेट करें। ये लीगल ऑब्लिगेशन है उनका। नॉन कोऑपरेशन कानून में इसका कोई प्रावधान नहीं है। आपको एक चीज़ बता दें कि सेक्शन 154 में जब सीआरपीसी पे जब एफआईआर हो जाता है, जो कि राजीव नगर पुलिस स्टेशन में हो गया है, तो ये पुलिस का दायित्व तो बनता है कि पूरे देश में घूमकर इसका इन्वेस्टिगेशन कर कल्प्रिट को पकड़ा जाए, उनके खिलाफ सबूत जुटाया जाए और न्यायालय में इसको प्रस्तुत किया जाए। असल फैसला तो न्यायालय करेगा, लेकिन पुलिस एजेंसी का ये दायित्व बनता है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करे। जो दोषी है उसको कानून की निगाह में उसके खिलाफ मटेरियल इकट्ठा करके, एविडेंस इकट्ठा करके जस्टिस के सामने प्रोड्यूस किया जाए, और फिर ट्रायल कोर्ट करेगा और सज़ा देगा। अभी कोई सज़ा की बात नहीं है, लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस ने, जहाँ तक हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला है जी, सिवाय स्टेशन एंट्री इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 174,
174 में ये है कि जब भी कोई सुसाइड या अननेचुरल डेथ होता है उसका एंट्री किया जाता है, उसका प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करके एक रिपोर्ट बनाई जाती है। तो वो तो बड़ा मिनी इन्वेस्टिगेशन टाइप का होता है, वो फुल फ्लेजेड इन्वेस्टिगेशन नहीं है। फुल फ्लेजेड इन्वेस्टिगेशन बिहार पुलिस कर रही है, जहां पार्ट ऑफ कॉज एक्सट्रैक्शन है। इसलिए बिहार पुलिस को दफ़ा 178 CRPC और 177 के आधार पर पूरी वैधानिक शक्ति प्राप्त है और वो इन्वेस्टिगेट करता है, और कोई तरह का इसमें ऑब्स्ट्रक्शन लाना जी ये उचित बात नहीं है। खासकर मुंबई पुलिस का वही काम है जो बिहार पुलिस का है। दोनों पुलिस का काम है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करके कल्प्रिट्स को ट्रायल कोर्ट के सामने, जस्टिस के सामने प्रोड्यूस करें, और फिर मुकदमा चलेगा, ट्रायल कोर्ट उसको फैसला देगा, अपीलेट कोर्ट सुनेगा, तब फाइनल बात होगी। अब जहाँ तक मुंबई पुलिस की भाषा है वो बड़ा ही ऑब्जेक्शनेबल है। वो वही बात बोल रहे हैं जो रिया ने सुप्रीम कोर्ट में प्रश्न उठाया है जी। तो एक तरह से वो सुप्रीम कोर्ट में जो इशू उसने रेज किया है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको मदद कर रहे हैं। तो एक्यूज के लाइन में किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ऐसे प्रिलिमिनरी स्टेज में जी, अभी कोई फाइनल बात हुआ नहीं है, ये शुरू में ही क्यों ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं? हो सकता है सच्चाई निकल के आए। सच्चाई तो आनी चाहिए। जब एक डेथ हुआ है और जो सर्कमस्टांसेज हुआ है, 6 दिन पहले उसके प्राइवेट सेक्रेटरी का, एक्स प्राइवेट सेक्रेटरी ने जो सुसाइड का कहा जाता है, तो लगता है कि दोनों अकरेंस में कोई इंटरकनेक्शन है जी, या उसका कॉन्सिक्वेंसेज ये है। तो इस एंगल को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। पता नहीं पुलिस क्यों ब्लाइंडेड हो गई है। महाराष्ट्र पुलिस क्या प्रेशर है क्या नहीं है, पुलिस का दायित्व है, कम से कम अपने नहीं कर पा रहे है तो बिहार पुलिस को तो मदद करे। बिल्कुल, बिहार पुलिस को बिल्कुल अपना इसके बाद जी आपसे जानेंगे किया है कि वाकई यहाँ पर पूरे अगर मामले को देखा जाए, जिस तरीके से बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के बीच एक टकराव की नौबत आई है, क्या इस तरह के नौबत आने चाहिए? दोनों ही पुलिस हैं, दोनों ही अगर एक ही केस की छानबीन कर रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र पुलिस को, मुंबई पुलिस को यह चाहिए कि अगर बिहार की पुलिस वहां गई है और उस इन्वेस्टिगेशन में जुड़ना चाहती है तो उसे मदद मुहैया कराए? देखिए, दोनों ही पुलिस का एक ही मकसद है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो भी उसके साथ हुआ है, चाहे उसने सुसाइड किया या उसका मर्डर हुआ है, उसकी सच्चाई तक पुलिस पहुंचे। जब दोनों का मकसद एक ही है तो दोनों को एक दूसरे से कोऑपरेट करने में क्या दिक्कत है? जो बिहार पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन अपनी करेगी, अगर मान लीजिए कल को सुप्रीम कोर्ट का यही आदेश हो जाए कि इस मामले की जांच केवल और केवल मुंबई में ही होगी, उस परिस्थिति में भी बिहार पुलिस ने जो जो साक्ष्य जुटाए हैं वो साक्ष्य वो लोग लिख करके और मुंबई पुलिस को दे सकते हैं। और अगर ये हो जाए कि बिहार पुलिस करेगी तो वाइस वर्सा हो सकता है, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। दोनों पुलिस को एक दूसरे से कोऑपरेट करना चाहिए, और ये एक कोऑपरेट नहीं करना एक बहुत बुरा मैसेज जा रहा है सोसाइटी के अंदर, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं। चलिए, अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अगर बात करें बिहार पुलिस की, तो बिहार पुलिस को लेकर क्या कुछ अपडेट है अभी कि बिहार पुलिस यहां से किस तरीके का अब स्टेप उठाने वाली है जब उसके अफसरों को मुंबई में पूरी तरीके से रोका जा रहा है? देखिए अलीम, अभी जो जानकारी मिली है मुझे, जो हमारे आधिकारिक सूत्र हैं पुलिस महकमे के, पुलिस मुख्यालय की बात कर ले या पटना पुलिस के अंदर की बात कर ले, तो जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आज एक बार फिर से जो है डीजीपी जो है वो पूरे मामले को लेकर के अपने अधिकारियों से बात करेंगे। संभवतः मीटिंग भी हो सकती है या फिर फोन पे बात करेंगे, ये स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन हाँ बात होगी। बातचीत के दौरान जो अभी तक साक्ष्य मिले हैं, कल भी पूछताछ जो टीम ने की थी पटना में, जो टीम मुंबई में है उन्होंने जो पूछताछ की है, उसके आधार पे आगे किस तरह से अब पुलिस को एक्शन लेना है, पटना पुलिस को, इसको लेकर के स्ट्रेटेजी बनेगी। साथ ही साथ चूंकि रिया चक्रवर्ती जो है उनके खिलाफ कई साक्ष्य हासिल कर रखा है पटना पुलिस ने मुंबई में, तो उनके आधार पे रिया चक्रवर्ती से संपर्क साधने की कोशिश होगी। उनके जो वकील हैं उनसे जो पटना पुलिस की टीम है वो संपर्क साधेगी। अगर रिया चक्रवर्ती नहीं उपस्थित होती हैं, पूछताछ के लिए वो समय नहीं देती है पटना पुलिस को, तो उसके बाद फिर कोर्ट का दरवाजा पटना पुलिस खटखटा सकती है। लेकिन फिलहाल जो है वो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होना
बेहद अहम है इस पूरे केस में। और इसी को लेकर के पटना पुलिस या फिर पुलिस मुख्यालय जो है अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर रही है। जानकारी ये भी है कि पटना पुलिस ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ को लेकर के सवालों की एक बड़ी फहरिस्त बनाई है, लंबी फहरिस्त बनाई है, और उन सवालों से गुजरना होगा। अगर रिया चक्रवर्ती गुजरती नहीं है, उन सवालों का जवाब नहीं देती है, पटना पुलिस के सामने नहीं आती है, तो जाहिर सी बात है कि फिर कोर्ट का दरवाजा पटना पुलिस खटखटाएगी और जो गिरफ्तारी वारंट है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ वो हासिल करेगी पटना पुलिस। तो फिलहाल पूरी जो घटनाक्रम है वो पटना पुलिस की जो है वो रिया चक्रवर्ती की तरफ है। दूसरी जो बड़ी बात है कि चूंकि अब इस मामले में कल सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, रिया चक्रवर्ती ने जो अर्जी डाल रखा है उस पर भी लोगों की नजर है, पुलिस महकमे की नजर है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या सुप्रीम आदेश आता है, क्या फैसला आता है, और उसके बाद भी आगे क्या करना है, इसको लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। अलीम, चलिए अमित हमारे साथ बने रहिए। वाईबी गिरी जी का रुख करते हैं। जिस तरीके से इस वक्त बिहार की पुलिस मुंबई में मौजूद है, बिहार पुलिस की एक टीम मुंबई में मौजूद है, क्या अब बिहार पुलिस के पास कोई लीगल ऑप्शन है कि वो कोर्ट का रुख करे, या मुंबई पुलिस जिस तरीके से कानूनों का हवाला दे रही है वैसा ही कुछ कानूनी दांवपेच बिहार पुलिस इस्तेमाल कर सके? देखिए, बात यह है कि बिहार पुलिस को कानूनी अधिकार है और इसके लिए बिहार पुलिस न्यायालय में भी जा सकती है और जाना चाहिए। लेकिन फॉर्चुनेटली सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और कल इसकी सुनवाई होनी है। और कल सुनवाई होनी है और जहाँ तक हमें लग रहा है, जिस प्रकार दो पुलिस एजेंसी महाराष्ट्र के और बिहार के एजेंसी के अप्रोच में जो डिफरेंस हुआ है और बिहार का जो इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस कर रही है न्यायपूर्ण, उसमें जिस तरह से बॉम्बे पुलिस ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट स्वयं ही इसको सीबीआई को दे देगा। इस माहौल में जहां दो एजेंसियां आपस में डिफर कर रही हैं, तो सबसे अच्छा उपाय यही है और सबसे अच्छा सुझाव यही है कि इस मैटर को सेंट्रल एजेंसी सीबीआई जो न्यूट्रल एजेंसी है उसको सौंप दिया जाए। और इसमें तो किसी सरकार को, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत एक चमकते हुए सितारे थे, बिहार के लिए गौरव थे, और उनकी मृत्यु हो गई है संदेहात्मक। अब सुसाइड है कि मर्डर है, कौन इसमें संलिप्त है, इसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है। इसमें मनी ट्रांजैक्शन भी है, इसमें और सारा एंगल है, बहुत सारा एंगल है। उसके प्राइवेट सेक्रेटरी, एक्स प्राइवेट सेक्रेटरी का सुसाइड 6 दिन पहले हुआ है। ये 6 दिन में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, क्या टेलीफोन एक्सचेंज या इस सब पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन दोषी है, लेकिन इस पर जांच होनी चाहिए और जांच होके जो दोषी है उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। जिसने भी ये क्राइम किया है, और अभी तो क्राइम केंद्रित है रिया के इर्द गिर्द और लोग भी हो सकते हैं, सबकी जांच हो और सत्य का जो सत्य है, जो फेयर इन्वेस्टिगेशन से छन के आए, उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहिए। इन सब कारणों के लिए अब दोनों पुलिस में इतना ऐसा विषाक्त वातावरण हो गया है, ऐसा इसलिए बेस्ट है इसको सीबीआई को सुपुर्द कर देना चाहिए इस केस को। और सीबीआई न्यूट्रल एजेंसी है, इम्पार्शियल एजेंसी है। वाईबी गिरी जी, बिल्कुल हर कोई यही चाह रहा है, बिहार सरकार भी ये मांग कर रही है और कई लोग ये भी चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जो जांच है अब निष्पक्षता से सीबीआई करे। हमारे साथ अमित राय जुड़े हुए हमारे सहयोगी मुंबई से। अमित, क्या वजह मानी जाए, चूंकि आप मुंबई में मौजूद हैं और तमाम कानूनी दांवपेच को और पुलिस जो खेल रही है महाराष्ट्र पुलिस, उसको आप बहुत करीब से देख रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि यहां पर मुंबई पुलिस बिल्कुल ये ठान कर बैठ गई है कि इस मामले की जांच बिहार पुलिस को करने नहीं देना है? देखिए, मुंबई पुलिस ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, साफ तौर पर जाहिर होता है कि किसी भी प्रकार का कॉपरेशन जो है वो बिहार पुलिस को नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस को शायद ये आभास हो रहा है कि पूरे मामले की जांच हम कर रहे हैं, सही दिशा में कर रहे हैं, परिवार ने हमसे क्यों नहीं बातचीत की, हमें क्यों नहीं बताया, बिहार पुलिस इंटरफेरेंस क्यों कर रही है, और एक जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत पालन करके जो है वो क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, बिना प्रोटोकॉल के पालन के वो कार्रवाई क्यों कर रही है। ये एक तरह से जो है कानूनी दावपेच है जिसमें वो बिहार पुलिस को उलझाना चाहती है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जिस राह पे उनकी जांच चल रही थी और जिस राह पे जो है बिहार पुलिस की जांच चल रही है, दोनों बिल्कुल अलग है। बिहार पुलिस स्टेटमेंट कुछ और दे रही है, उसके अपोजिट में जो है मुंबई पुलिस का स्टेटमेंट कुछ और आ रहा है। तो कुल मिलाकर खेल
समझ में आ रहा है कि मुंबई पुलिस वर्सेस बिहार पुलिस जो चल रहा है, और निश्चित तौर पर महाराष्ट्र सरकार ये चाहती है कि पूरे मामले की जांच जो है वो मुंबई पुलिस की करे, और इस मामले के तार जो है कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, जिससे शायद महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस और जो दूसरे लोग हैं वो घबराते हुए नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड भी इसमें इन्वॉल्व है, ये सारी जानकारी निकल सामने आ रही है, तो कहीं न कहीं जो है कुछ लोगों को शायद बचाने की भी कोशिश की जा रही है। और साफ लग रहा है महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस की तरफ से महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके का रवैया दिखा रही है, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच को ना कह रही है, मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को एकदम रोकने पर ठनी हुई है, उससे तो ऐसा ही लगता है। इन तमाम दांवपेचों पर, इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान बने हुए हैं। जल्द लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। के सीए से ईडी पूछताछ करेगी। आज ईडी रिया के सीए से पूछताछ करेगी। आपको बता दें, ईडी ने पूछताछ के लिए मुंबई स्थित दफ्तर में बुलाया है। सीए से बैंक खातों की जुड़ी जानकारी, उस पर सवाल किए जाएंगे। रिया और उसके भाई की कंपनियों के बारे में भी पूछताछ होगी। ईडी ने सुशांत के सीए से भी पूछताछ की है। रिया के सीए का नाम रितेश शाह है, जिससे आज ईडी पूछताछ करेगी। और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं इस खबर पर लगातार। अमित फिलहाल हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं, जिनका रुख कर लेते हैं। अमित, क्या कुछ पूछताछ होगी, और यह माना जाए कि आज इस पूछताछ के बाद कई खुलासे होंगे और अब ईडी का शिकंजा कहीं ना कहीं इस पूरे केस पर कसता दिख रहा है? निश्चित जिस तरह से 15 करोड़ के लेन देन की बात सामने आई थी, उसके बाद से पीएमएलए एक्ट के तहत जो है ईडी ने मामला दर्ज किया था। और कल हमने देखा कि जो सुशांत सिंह राजपूत के जो सीए थे श्रीधर, उनको से लगभग कई घंटों तक पूछताछ उनके दफ्तर में हुई, दस्तावेज खंगाले गए, उनसे ये भी पूछा कि किस तरह से पैसों का ट्रांजेक्शन हुआ और वो रिया के बारे में क्या जानते हैं, क्योंकि रिया के भाई ने ही उन्हें अपॉइंट किया था। तो इस पूरे मामले की जानकारी ली गई कि जो दो कंपनियां, उस कंपनी में से एक में रिया डायरेक्टर है और एक में जो है उनके भाई डायरेक्टर है, उन कंपनियों में लेन देन किस लिए हुआ था, क्या धोखाधड़ी की कंपनियां खोली गई थी, क्योंकि ये जो दो कंपनियां हैं, नवी मुंबई में एक इलाका है उल्मा, वहां पे एक फ्लैट है 503, उस फ्लैट के नाम पे दोनों कंपनियां रजिस्टर है और वो फ्लैट जो है रिया के पिता के नाम पे। सवाल ये उठता है कि सुशांत सिंह राजपूत की कंपनी है तो वो उस फ्लैट के नाम पर रजिस्टर क्यों थी और वो फ्लैट जो है रिया के पिता के नाम पे क्यों था? ये सारे सवालों के जवाब जो है ईडी ने खंगाले हैं। लगभग 3 से 4 घंटे तक उनके दफ्तर में जो है पूछताछ हुई। आज जो है लगभग 12 बजे के करीब जो है रिया के जो सीए हैं रितेश शाह, उन्हें बुलाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जाएगी किस तरह से पैसों का ट्रांजेक्शन हुआ है और क्या ये दो कंपनियों के अलावा रिया, उनके भाई जो है किसी और कंपनी में डायरेक्टर हैं, क्या उनकी खुद की कंपनी है, क्या सुशांत के कंपनी से पैसों का ट्रांजेक्शन जो है रिया की किसी कंपनी में हुआ है। ये सारी जो आर्थिक धोखाधड़ी का मामला है उस पर जो है लगातार पूछताछ होगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जिस तरह से कल मुंबई पुलिस ने कहा था कि 18 करोड़ रुपए थे, लेकिन उसमें से अभी 4 से 4.5 करोड़ रुपए ही बचे हैं। तो सवाल ये उठता है कि 13.5-14 करोड़ रुपए कहाँ गए, कैसे ट्रांजेक्शन हुआ, कहाँ ट्रांजेक्शन हुआ, क्या जमीन खरीदी, गाड़ी खरीदा, बंगला खरीदा या कोई कंपनी खोली है या रिया ने कहीं और पैसों को डाइवर्ट किया है? इन सारे मामलों की जांच जो ईडी कर रही है। एक और जानकारी दे दूं, जिस तरह से आज जो है बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, उस पर जो सुनवाई समीर ठक्कर जो नागपुर के निवासी, उन्होंने याचिका डाली है कि इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा जाए। चलिए, पूरे तरीके से आज ईडी इस पर पूछताछ करेगी और उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में क्या पैसे का कोई खेल है, ये भी एक एंगल निकलकर सामने आ सकता है। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। फिलहाल भारद्वाज जी का रुख करते हैं। भारद्वाज जी, ईडी का हस्तक्षेप, क्या अब ईडी अगर इस बात की जांच करती है तो एक और एंगल निकल सकता है कि यहां पर पैसे का भी लेन देन हुआ है? जो ईडी जांच कर रही है वही तो जांच बिहार पुलिस करना चाहती है। पैसे का लेन देन और किसके खाते में या किस कंपनी के खाते में कितने पैसे कब ट्रांसफर हुए और रिया के पिता ने जो मकान खरीदा है वो कहां से पैसा उनके पास, कहीं सुशांत सिंह राजपूत के खाते से तो नहीं गया है। ये सब जांच के विषय हैं और ये जांच जो ईडी की है बड़ी महत्वपूर्ण है और इसी बेसिस पर ही तो सच्चाई सामने आएगी जो धोखाधड़ी हुई है और जो पैसों का हेर फेर हुआ है। लेकिन भारद्वाज जी, एक बात आपसे ये हम जानना चाहेंगे, यहां पर जिस तरीके की टकराव की नौबत दिख रही है दोनों राज्यों की पुलिस में, क्या आपको कहीं से भी लगता है कि ऐसा होता है? आमतौर पर देखा जाता है जब एक देश की पुलिस दूसरे देशों में जाती है वहां भी इस तरीके की स्थिति नहीं होती है जिस तरीके की स्थिति इस वक्त मुंबई में है।
देखिए, हमने भी फील्ड के अंदर करीब 20 साल काम किया है। कभी भी किसी दूसरे राज्य की पुलिस आई तो उसको, चाहे वहां का सिपाही, हवलदार, एएसआई, सब इंस्पेक्टर जो भी आया, उसको रिस्पेक्ट पूर्वक उसके रहने की व्यवस्था करना, उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था कराना, उसको हम अपने साथ अपना पुलिस ऑफिसर देते थे, जाकर के जांच में पूरा सहयोग करता था। कभी भी ऐसी स्थिति मेरी नौकरी में तो देखने को नहीं पड़ी कि दो पुलिस के बीच आपस में इन्वेस्टिगेशन को लेकर के तकरार हुआ है। जब तक इसमें पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं होगा तब तक ऐसी स्थिति नहीं आ सकती है। और प्रकाश सिंह वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और पुलिस एक्ट 1860 को उन्होंने बदलने के लिए अपना सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था, लेकिन उसके बाद डिफरेंट स्टेट्स ने अपने अपने जो पुलिस एक्ट बनाए उसमें पुलिस को और ज्यादा 1860 के पुलिस एक्ट से भी कमजोर कर दिया है। चलिए वाईबी गिरी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मुंबई पुलिस ये तमाम मामले को एक तरह से दबाने की और ऐसा लग रहा है कि किसी को बचाने की कोशिश कर रही है, अब ईडी का हस्तक्षेप यहां पर हो रहा है। अगर ईडी इस पूरे मामले को खंगालती है और इसमें पैसे के लेन देन की बात अगर सामने आती है या किसी तरह के गड़बड़ी की बात आती है, तो क्या यहां पर मुंबई पुलिस बैकफुट पर आ जाएगी और एक अलग जांच का एंगल निकलकर सामने आ सकता है? वो बड़ा रेलेवेंट होगा यदि ईडी पैसे का हेर फेर पाती है और उससे एक क्राइम के मोटिव का मतलब निकलेगा। क्या मोटिव हो सकता है, क्यों यह क्राइम किया गया और क्राइम किसके द्वारा किया गया, इससे उसका लिंक बढ़ सकता है। देखिए, दो एंगल है, एक पैसे का लेन देन और इसके प्राइवेट सेक्रेटरी का जो 14 तले मंजिल से कूद के जान दे दी 8 दिन पहले, जो कहा जाता है, लगता नहीं है। उस दिन कोई पार्टी चल रही थी 14वें मंजिल पर, कुछ लोग बैठे हुए थे, उसी पार्टी के बाद या पार्टी के दरमियान वो लड़की ने अपना आत्महत्या, कहा जा रहा है कि कर लिया। और इस बात को सुशांत सिंह के को नॉलेज हो गया कि क्यों उसने सुसाइड किया है और क्या उसको किया है, वो फेंक दी गई है। तो हो सकता था सुशांत सिंह इस बात को पुलिस के नॉलेज में लाते या पब्लिश करते, ये सब जानते हुए। वो भी एक एंगल है, उसको भी इन्वेस्टिगेट करना बहुत आवश्यक है। हो सकता है ना भी हो, लेकिन पॉसिबिलिटी है। और तीसरी बात यह है कि जस्टिस का जो डिमांड है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन जब हो रहा है बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया जाए, उसमें रुकावट और अवरोध पैदा नहीं किया जाए। इन्वेस्टिगेशन के और में अवरोध करना भी फ्लो ऑफ जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट करने के बराबर है। तो मुंबई की पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन में ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, ऑब्स्ट्रक्शन ला रही है, रुकावट ला रही है, अवरोध पैदा कर रही है जी, एक तरह से फ्लो ऑफ जस्टिस जो जिसका फर्स्ट पार्ट इन्वेस्टिगेशन है, तब ट्रायल शुरू होता है, तब उसमें भी एक तरह से जुडिशियल फंक्शनिंग, क्वासी जुडिशियल फंक्शनिंग में ऑब्स्ट्रक्शन का होता है। तो मेरा ख्याल है कि अभी सुनहरा मौका है, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुशांत सिंह के परिजनों को या बिहार सरकार को इन सब बातों में और मुंबई पुलिस के पार्शियल अप्रोच को देखते हुए अभी तक उन्होंने कोई फॉर्मल एफआईआर भी नहीं दर्ज किया है अंडर सेक्शन 154 मुंबई पुलिस। एक प्रिलिमिनरी 174 का जो इंफॉर्मेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ सुसाइड और अननेचुरल डेथ, उसी पर सब कार्य हो रहा है। कोई फॉर्मल एफआईआर, कोई फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर रहे हैं, वहाँ अपने भी नहीं कर रहे हैं और बिहार पुलिस को होने भी नहीं दे रहे हैं। इस बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने लाएं, बिहार गवर्नमेंट के तरफ से जो वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो बहस कर रहे हैं, इनके परिजन भी सुशांत सिंह के लावें और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करें कि अंडर द सर्कमस्टांसेस फॉर द पर्पस ऑफ फेयर इन्वेस्टिगेशन मैटर को सीबीआई को देना चाहिए। और हमको लगता है जी, जिस तरह से दोनों एजेंसी, बिहार की पुलिस को और महाराष्ट्र की पुलिस में आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है और इसके लिए ज़्यादा जिम्मेवार है महाराष्ट्र पुलिस। कल डीजीपी श्री गुप्तेश्वर पांडे जी का बयान हम देख रहे थे टीवी में, बड़ा ही मार्मिक, बड़ा ही अजब तरह का बयान था। वो बेचारे डिस्टर्ब थे। ये कोई सोचा भी नहीं था कि आईपीएस रैंक के एक पुलिस अफसर जो इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है उसको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, इसलिए
कि वो इन्वेस्टिगेशन न कर सके। तो ये तो सोचने की बात है। और गुप्तेश्वर पांडे जी ने अपना कल जो विचार रखा, हमको लगता है कि इसको बिहार पुलिस को भी सुप्रीम कोर्ट में बिहार पुलिस को भी जो कानूनी सलाह है वो लेना चाहिए वाईबी गिरी जी। और जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कल इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है कि ये केस जो है मुंबई ट्रांसफर किया जाए या सीबीआई को दिया जाए, जो भी तमाम चीजें हैं वो पक्ष कल रखा जाना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार, बिहार पुलिस भी इस पर कहीं ना कहीं गौर जरूर कर रही होगी। इस पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, हमारे तमाम मेहमान